विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम दबाव समूहों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल व्यक्ति और शासन के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी की बदलती हुई परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए हितों और गतिविधियों ने बहुत अधिक विविधता की स्थिति को प्राप्त कर लिया और राजनीतिक दलों के लिए इस बात को नितांत असंभव बना दिया कि वे विविध हितों का समुचित प्रतिनिधित्व कर सकें। अतः राज व्यवस्था में इन हितों और गतिविधियों का उचित प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से दबाव समूहों का उदय और विकास हुआ। राज व्यवस्था में दबाव समूहों का अस्तित्व कोई नूतन तथ्य नहीं है। सदैव से सभी प्रकार के समाज और शासन व्यवस्थाओं में दबाव समूह विद्यमान रहे हैं। वर्तमान में दबाव समूहों के प्रसंग में नवोदित तत्व और तथ्य केवल यही है कि वे राजनीति में एक संस्था के रूप में कार्यरत हैं। 1908 में जब ऑर्थर बेंटले का ग्रंथ प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुआ और तदुपरांत डेविड ट्रूमैन ने अपने ग्रंथ गवर्नमेंट प्रोसेस में उस पर सुधार किया, तभी से दबाव समूह का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। B.O.K. जूनियर के ग्रंथ पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स का इस प्रसंग में ऐतिहासिक योगदान रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक विद्वानों ने अध्ययन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र दबाव समूहों की ओर देखना प्रारंभ कर दिया, जिसे प्रोफेसर S.E. फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य एनियम्स एम्पायर की संज्ञा दी। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली आदि पाश्चात्य लोकतंत्रीय देशों के संबंध में विपुल साहित्य का प्रकाशन हुआ और तदुपरांत विकासशील देशों में भी दबाव गुटों की स्थिति का अध्ययन किया गया। इन सभी अध्ययनों में एक बात समान रूप से पाई गई कि राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में दबाव समूहों की जो भूमिका सोची जाती है, वस्तुतः दबाव समूह उसकी तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करते हैं। तो इस प्रकार जो दबाव समूह के बारे में हमने देखा कि ये बहुत अति प्राचीन काल से ही यह प्रचलित रहे हैं और विभिन्न विद्वानों ने जो अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन का इस विषय पर अपना दृष्टिकोण और अपने विचारों का प्रतिपादन किया है ना। और फाइनर ने तो इसे अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह की परिभाषा और लक्षण क्या है। दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े हुए ऐसे शक्ति संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। दबाव समूहों की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हम दे सकते हैं। ओडीगार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सके। इसी तरह माइनर विनर ने कहा है, हित या दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे लोगों का समूह से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस प्रकार
दबाव गुटों को सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी समूह कहा जा सकता है, जैसे औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, श्रमिक और अन्य वर्गों के समूह। विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जिनसे कि वे अपने हितों में कानून बनवा सकें या अपने हितों को हानि पहुंचाने वाले विधेयक को वापस लेने के लिए अथवा उनमें आवश्यक परिवर्तन करवाने के लिए प्रयत्न कर सके तथा प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर सके। इस प्रकार दबाव समूह अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता, उनके आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा एवं वृद्धि में संलग्न रहते हैं। दबाव समूह की अर्थ परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है उसका जो दबाव समूह का लक्षण वो है सीमित उद्देश्य। दबाव समूह के एक या विशेष कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और दबाव समूह द्वारा अपनी गतिविधियां सामान्यतया इस विशेष लक्ष्य तक ही सीमित रखी जाती हैं। दूसरा है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित। दबाव समूह के लिए राजनीतिक दल के समान औपचारिक रूप से संगठित होना भी आवश्यक नहीं है। ये अर्ध औपचारिक रूप में संगठित हो सकते हैं या पूर्णतः अनौपचारिक संगठन भी हो सकते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति असंगठित कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की वर्तमान राजनीति में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक औपचारिक रूप में संगठित दबाव समूह और जाति एक बहुत अधिक शक्तिशाली लेकिन अनौपचारिक दबाव समूह है। आ रहा है समझ में? यानी औपचारिक वो होते हैं जो संगठित होते हैं, है ना, पूर्ण, और अनौपचारिक जो असंगठित होते हैं, जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के यूनियंस हैं और जो संगठन हैं वो औपचारिक दबाव समूह आते हैं। लेकिन जाति है ये अनौपचारिक दबाव समूह है, इसका कोई संगठन नहीं होता लेकिन फिर भी ये अनौपचारिक रूप से अपना संगठन में विद्यमान रहती है। सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता। दबाव समूहों का सामान्यतः वर्गीय हितों से संबंध होता है और स्वाभाविक रूप से इनकी सदस्यता सीमित ही होती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की सदस्यता मात्र श्रमिक वर्ग को और वाणिज्य मंडल की सदस्यता मात्र व्यापारिक वर्ग को ही प्राप्त रहती है। दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी भी होती है। एक व्यक्ति एक ही समय पर अनेक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, जैसे कि वह जाति का समूह हो, उपभोक्ता समूह हो, मोहल्ला संघ और शिक्षक संघ या श्रमिक संघ का सदस्य हो सकता है। अगला है अपना जो संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। विशेष हितों की पूर्ति की सबसे प्रमुख लक्ष्य होने के कारण दबाव समूहों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार उचित और अनुचित, संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। संवैधानिक या असंवैधानिक यानी चाहे साम दाम दंड भेद कोई सा भी साधन हो, सुरा सुंदरी है, अपनी जो गैर कानूनी तरीके से मतलब किसी भी तरह कारपोरेट वर्ग से अपने संपर्क करके उनसे अपनी बातों को मनवाने के लिए, दबाव डालने के लिए अपने कानून बनवाते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह ये संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों के द्वारा अपने हितों की पूर्ति इनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह का शासन पर अधिकार स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए वे राजनीति और प्रशासन में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते हैं। इस आधार पर कई बार ये समूह अपने आप को गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन बताते हैं। लेकिन दबाव समूह राजनीति और प्रशासन से अलग नहीं होते। वे
पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने की निरंतर चेष्टा करते हैं। ये समूह चुनाव नहीं लड़ते और न ही चुनाव में औपचारिक रूप में उम्मीदवार खड़े करते हैं, किंतु वे दलों द्वारा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन को प्रभावित करते हैं तथा अपने समर्थकों उम्मीदवारों को धनराशि देकर तथा अन्य प्रकार से सहयोग देते हैं। वे विधायक नहीं बनना चाहते, परंतु विधायकों के मतों को प्रभावित करते हैं। शासन से बाहर रहकर प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए कभी तो उनके द्वारा निश्चित राजनीतिक वफादारी और कभी अस्थिर राजनीतिक वफादारियों का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार दबाव समूह राजनीति और गैर राजनीतिक इन दोनों स्थितियों के मध्य स्थित होते हैं। हैरी एक्सटीन के अनुसार दबाव समूहों की राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर उनका रूप पूर्णतया अराजनीतिक समूह से कम और पूर्णतया राजनीतिक समूह से अधिक होता है। यह स्थिति वस्तुतः राजनीतिक और अराजनीतिक स्तरों के बीच की गतिविधियां होती हैं। दबाव समूह बिना उत्तरदायित्व वहन किए सत्ता के संघर्ष और सत्ता के लाभों के लिए सचेष्ट रहते हैं। इसी कारण आलोचक उन्हें अनुत्तरदायी राजनीतिक दल भी कहते हैं। व्यवहार में दबाव समूह राजनीतिक क्रिया अभिमुखी ही होते हैं और उनके द्वारा राजनीति के साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं। जैसा कि प्रोफेसर जोहरी ने कहा है कि वे राजनीति के साथ लुका छुपी का खेल गेम ऑफ हाइड एंड सीक खेलते हैं। वे राजनीति में है भी और नहीं भी हैं। तो इस तरह से वो राजनीति में पर्दे के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। सक्रिय राजनीति में वो भाग नहीं निभाते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह बनते और समाप्त होते रहते हैं। किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आने के कारण हित की पूर्ति के साथ ही इनका समाप्त हो जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समाज की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः एक विशेष दबाव समूह को स्थापना के कुछ समय बाद अनुपयोगी समझकर भंग भी किया जा सकता है। सर्वव्यापी प्रकृति। दबाव समूह की एक और विशेषता यह है कि दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी राज्य व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह होते हैं। इनकी सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए रॉबर्ट सी बॉर्न लिखते हैं, दबाव समूह सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में भी पाए जाते हैं। केवल तथ्य है कि दबाव समूह साम्यवादी राज्यों में भी होते हैं, इनकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है। इस सर्वव्यापकता के बावजूद यह तथ्य है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में दबाव समूहों की गतिविधियां बहुत ही सीमित होती हैं और सामान्यतः गुप्त रूप से संपादित होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह खुले रूप में कार्य करते हैं और सामान्यतः उनकी गतिविधियों का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। दबाव समूह का स्वरूप किसी देश विशेष की राजनीतिक, सामाजिक और उसकी इस विकास की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इनके विकास का एक क्रम होता है। जो समाज अविकसित अवस्था में से विकसित अवस्था की ओर बढ़ता जाता है,
त्यों तो सामाजिक या सांप्रदायिक समूहों की तुलना में समुदायात्मक यानी एसोसिएशनल ग्रुप्स का विस्तार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार आज हमने दबाव समूहों की अर्थ परिभाषा और इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी। धन्यवाद।